सबसे पहले आदरणीय लीलाधर जोहड़ी साहब को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि लगभग 12 साल पहले लीलाधर जोहड़ी साहब और 12 साल एक वक्फा होता है। 12 साल मैं सवेरे बात कर रहा था कि कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। खुद मौजूद थे, बहुत प्यार मिला। सौभाग्य मेरा था कि मैं उस दिन परफॉर्म करने वाला था। उस साल बाई चांस कोई सेमिनार था, वहाँ आए हुए थे। उसके बाद ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आई लव कानपुर वेरी मच, क्योंकि सुबह से लेकर अभी लास्ट खाना खाने तक जो स्वाद मिला है वो बड़ा रेयर है, नहीं मिल पाता है। चाहे आप बड़े बड़े शहरों में चले जाएं, उसका मैं बहुत ही हृदय से आभारी हूँ। हाँ, और ज्योत्सना जी ने हमें यहाँ आमंत्रित किया है, डॉक्टर अग्निशेखर और मुझे, और उनका और धनु का बहुत आभार। और अभी कह रही थी कि स्त्री विमर्श में जो बातें हो रही थी, तो वो विमर्श मतलब मुझे लग रहा था कि शायद ये अपनी ही बात को काट रही हैं विमर्श के ऊपर बात करने से, क्योंकि इस पूरे आयोजन में मैं सवेरे से यहाँ बिल्कुल शामिल हूँ। मुझे हार्डली कोई पुरुष यहाँ नजर आया है लोगों पर बात करता हो। ये सारा आयोजन जो है सब महिलाओं ने यहाँ किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात जो है कि उनके कहने पर हम कितने आज्ञाकारी पुरुष हैं कि वहाँ कश्मीर से उठ के जाते हैं, ये भी उनकी बात है। तो मुझे उस तरीके से नहीं लग रहा है कि कहीं, हाँ, एक बात चित्रा जी ने बहुत बढ़िया कही थी कि विमर्श तो मानव का होना चाहिए, वो मुझे याद है। आज वाकई ही हमें उससे थोड़ा ऊपर उठ के उस पर विमर्श करना चाहिए, सही बात है। मुझे लगता है कि भविष्य में इस तरह के सेमिनार ज़रूर आप करेंगे। और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ज्योत्सना जी कार्यक्रम, क्योंकि जब किसी ने करना होता है तो समय की जो सीमा है वो बड़ा, और ख़ासकर हम तो वैसे भी रंगकर्म के लोग हैं तो हमें तो एक एक सेकंड का हिसाब होता है। अगर प्ले 1 सेकंड पहले ख़त्म हो गया तब भी शामत आ गई एक्ट्रेस की, अगर लेट ख़त्म हुआ तब भी शामत आ गई, क्योंकि उसको बंधा होता है। बहरहाल डॉक्टर अग्निशेखर साहब यहाँ मौजूद हैं, और डॉक्टर अग्निशेखर साहब के लिए मैं सिर्फ एक शब्द बोलना चाहूँगा कि मैं इनसे कम पिछले 22 सालों से 23 सालों से जुड़ा हूँ, लगभग जब से ये एग्जाइल हुआ है वहाँ निर्वासन कश्मीर में। तो इनके साथ मुझे दिल्ली में भी एक मौका मिला, वहाँ अनुपम खेर साहब चीफ गेस्ट थे, उनके सामने भी परफॉर्म करने का मौका मिला। और मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, एक रंगमंच का छोटा सा इतना सा आदमी हूँ। पढ़ना लिखना मेरा शौक़ है। हाँ, ये है कि 200-250 नाटक मैं कर चुका हूँ। एक डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पे मैं कायम हूँ। संगीत मेरा शौक़ है, और जब कोई काम नहीं होता तो या गाता हूँ तो या डांस करता हूँ, और उससे बाद जो समय बचता है तो उससे कविताएं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। बहरहाल मैं शुरू करने लगा हूँ। डॉक्टर अग्निशेखर की एक लगभग 15-16 साल पुरानी किताब देख रहे हैं, ये जवाहर टनल है। क्योंकि जो कविताएं आपने यहाँ सुनी हैं उनमें ये कविता बीच में सम्मिलित नहीं थी, उसको बीच में नहीं किया गया था। इसको मैं अलग से पढ़ रहा हूँ इसलिए, और छोटी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। गीले और घने अंधेरे से भरी थी जवाहरलाल टनल, गीले और घने अंधेरे से भरी थी जवाहरलाल नेहरू सुरंग, और हम दहशत खाए लोग भाग रहे थे सैनिक बसों में। जवाहरलाल नेहरू सुरंग में जैसे कूट कूट कर भर गया था अंधेरा इतने वर्ष, और टप टप गिरती बूंदे ये जार जार हो रहा था पंचाल पर्वत नेहरू के गुमान पर या हमारे हाल पर। हमारी बसें फंसी पड़ी थी सुरंग में, और अब उनका धुआं भी शामिल था अंधेरे में। कानों में अभी भी गूंज रही थी जिहादियों की गोलियां, उनके उद्घोष, उनकी धमकियां।
की अट्टहास। अल जिहाद, अल जिहाद। जवाहरलाल नेहरू सुरंग में हमारे सिकुड़े शरीरों के अंदर दबे कोलाहल में छिपी बैठी लहूलुहान स्मृतियां इस समय क्यों जाग रही थी? गीले अंधेरे में शून्य में उब रही थी, बलात्कृत हो रही थी, छटपटाती बिलखती हमारी बहनें। घरों के दरवाजों पर खून की टपकती छींटे उकेरते ये नए नए भीत चित्र हमारे सामने। सुरंग में फंसे थे हम, नीले थे हमारे चेहरे और होंठ थे पीले, पपड़े आए जैसे सूखी बिवाई फटी थी हमारी धरती। सौंदर्य शास्त्र की झेलती अकाल दशकों से टुकर टुकर देखती शून्य आकाश में कभी नहीं प्रगटा इंद्रधनुष। यहाँ की गा उठती घुटनों तक फूल से भरी उत्तय का कोई भीतर उसके। फिलहाल हमें सुरंग से होते हुए निकलना था पर्वतों की दूसरी तरफ। शेष हिंदुस्तान में एकमात्र इत्मीनान था कि जैसे तैसे बचा लाए थे हम खौफजदा बहू बेटियों अपने साथ, बच्चों के स्कूली बस्ते और कृषकाय बुजुर्गों की शेष जिंदगी। यही थी उपलब्धि इस वक्त हमारे 5000 वर्षों की। बाकी सब छूट गया था पीछे। अखरोट और चिनारों की हरी छांव, स्टापू का खेल, चिमेघियां पर्वतों के धुंधलते में ओझल हो जाती, चिड़ियों को देख हमारा उदास हो जाना पीछे छूट गया था। इतिहास और संवत्सर अपना, मिथक देवता और तीर्थ अपने, मेले ठेले तीज त्योहार घर बार अपना, अपनी स्मृतियां थी हमारे साथ भागती। चुपचाप जैसे मुंह अंधेरे भागते गांव से चली आई थी, दौड़ती कुछ हमारी गाय में सामान लदे ट्रकों के पीछे। बसें चिंगाड़ रही है अंधेरे में जैसे लगा रही हो गुहार जवाहरलाल नेहरू के आनंद भवन में। परंतु सच ये था कि हम नहीं थे इलाहाबाद में इस समय, जहां गंगा थी, जमुना थी, सरस्वती थी, आपस में घुल-मिल। हम थे अंधेरे में, ठिठुरती ठंड में, संकरी श्वास नली में, अवरुद्ध हवा के कण जैसे। और संसार था ईर्ष्या से भरा हमारे प्रति, जबकि हम भाग रहे थे स्वर्ग से। बेची हथेलियों में जान थी हमारी, कमीज के अंदर छिपाए चिनार के पत्ते और जेबों में ठूस भरी थी गांव की मिट्टी। जहां तक मेरी बात है, मैंने कमीज के अंदर खोज रखी थी ललित की कविताएं, जिन्हें छू छू कर इस गीले और सघन अंधेरे में मैं हो रहा था तनिक तनिक जिंदा। वो हंसी, अरे पगले, कौन मरेगा? मारेगी किसको? कान में कह रही थी लाते मुझे। तय था कि हम भाग रहे थे और गड़ी जा रही थी अफवाहें, सेकी जा रही थी लोकतंत्र के तवे पर झूठ की रोटियां। ये मानवाधिकारों का के दिन थे और हमारे नहीं थे मानवाधिकार। चुप थी भीड़ें और यही था सद्भाव कसाई बाड़े का। चिंगाड़ रहे थे वाहन, आतुर थे हम। सुरंग से बाहर थी रोशनी, सुरंग से बाहर थी उम्मीदें, सुरंग से बाहर थी सुरक्षा, सुरंग से बाहर थे कवि कलाकार और संस्कृत कर्मी। खुला था आसमान सुरंग से बाहर और हम उतरे पर्वतों से शरणार्थी कैंपों में। फैल गए संविधान के
फफोले तबुओं में, बिलबिलाए कीड़ों की तरह जुलूसों में, धरनों में, हम उछले नारों में, दब गए अत्याचारों में। यहां धूप थी, तेजाब था, लू थी, सांप थे, बिच्छू थे, रोग थे, शमशान था और ओढ़ने को आसमान था। सोने को हिंदुस्तान था, मेरा देश महान था, मेरा देश महान था। आप सबका बहुत बहुत प्रिय साहित्य पंकज चौधरी जी आए मेरे पास। ये आपके मुंह से, ये अभी जो हमने 15 मिनट जो आपको दिखाया है उसमें एक मोहन चटर्जी है जो बीच में मोहिनी अट्टम की बहुत बड़ी डांसर है। वो मतलब जम्मू में आई थी, डॉक्टर साहब से कुछ काम था उनको, तो उनकी जो वॉइस ओवर हमने उनका बीच में रखा हुआ है। और इसका जो रिकॉर्डिंग है वो सप्रू साहब ने की है, कुलदीप सप्रू ने। और इसका जो विजुअल्स आप देख रहे थे, एडिटिंग जो है वो हीरा मनी सिंह की है। और इसका जो वॉइस ओवर पीछे दिया है वो एक नाचीज छोटी सी चीज डॉक्टर सुधीर माया ने। तो पंकज जी आपके लिए एक छोटी सी कविता है, तो इसमें आपको झलकेगा कि अपनी मातृभूमि से बिछड़ना और उसको फिर से देखने की ललक क्या होती है। कविता का शीर्षक है तड़प। अरे मेरा करो अपहरण, अरे मेरा करो अपहरण, ले जाओ मुझे अपने यातना शिविर में, कुछ नहीं कहूंगा मैं। अरे मेरा करो अपहरण, ले जाओ मुझे अपने यातना शिविर में, कुछ नहीं कहूंगा मुझे, कुछ नहीं कहूंगा मैं। करो जो कुछ भी करना है मेरे शरीर के साथ, जिंदा जलाओ, काटो या दफन करो, कहीं मुझे नदी के किनारे, बर्फीले पहाड़ों पर, किसी गांव में या कस्बाई गली के कहीं घूरे के नीचे। मैं तरस गया हूं अपनी जमीन के स्पर्श के लिए। ये तड़प होती है जब आप जबरिया निकाल दिए जाते हो घर लौटने की। ये आप फिलिस्तीनी कविता में देखोगे। एक कविता है तो आपको झलक दिखेगी कैंपों में। मैं 12 साल टेंटों में रहा हूँ, कैंपों में रहा हूँ। अब इस जीवन को जिया है हमने, यूं ही नहीं लिखते हैं कागजी टोटा और घरों में बैठ के। एक बिंब देता हूँ, काव्य बिंब है। कैंप में बारिश, जब फटे तंबू में रहते हैं, इस बारिश में कैंप के पिछवाड़े, मुर्दा भैंस के कंकाल में, इस कैंप में, इस बारिश में कैंप के पिछवाड़े मुर्दा भैंस के कंकाल में छिपाकर आता है एक बच्चा अपनी पतंग। तंबू से उठ गया है उसका विश्वास। उन पर गाय, सब तरफ बर्फ है खामोश, जले हुए हमारे घरों से ऊंचे हैं निपटते पेड़। एक राह भटकी गाय पुल से देख रही है खून की नदी, रंबा कर करती है आकाश में सुराख, छींकती है जब भी मेरी मां यहां विस्थापन में, छींकती है जब भी मेरी मां यहां विस्थापन में, उसे याद कर रही होती है गाय। इतने बरसों बाद भी
नहीं थमी है खून की नदी, इस पार खड़ी है उस पार खड़ी है गाय, इस पार है मेरी मां और आकाश में गहराता जा रहा है सुराग। मित्रों, घर छीनने और वतन छीनने के बाद सबसे बड़ी बुजुर्गों में एक विडंबना होती है उनकी मरने की जगह छिन जाना। सबकी इच्छा होती है अपने घर में मरते, गांव में मरते, गली में मरते। और मरने के बाद क्योंकि अपनी परंपरा से फिर अस्थियों का प्रवाह करते हैं आप, तो मेरे एक मित्र के पिता की मृत्यु हुई मुंबई में। उसकी अंतिम इच्छा थी कि मेरी अस्थियों का कश्मीर जाकर के विसर्जन करना, और वो जान जोखिम में डालकर चला गया। तो उस एक घटना से प्रेरित है अस्थियों का युद्ध। अस्थियों का किसी तरह जलावतनी से अपनी नदी किनारे पहुंच विसर्जित होना भी एक छोटा सा युद्ध जीतने जैसा होता है। ये मैंने बारूदी दिनों में चोरी से अपनी मातृभूमि जाकर एक दिन जाना, अस्थियां भी लड़ती हैं युद्ध। यहाँ गौतम अगर है कहीं तो उसके लिए, क्योंकि मेरे गांव में उसने गोली खाई है, वो वहां सुंबल में रहा। तो एक दिन मेरे छोटे बेटे ने, वो 3 साल का था जब निकला, तो उसे पता नहीं है कश्मीर कैसा। जब बर्फ गिरती थी वो कहता था मम्मा ये दुद्धू गिर रहा है, तो ये वो दुद्धू उसका कश्मीर था। तो उसने एक अंग्रेजी में कविता लिखी, उसने कश्मीर बेचारे ने देखा नहीं, तो उसकी वो छोटी अंग्रेजी कविता पढ़कर के उसके बाप ने कविता लिखी। वो है मेरे बेटे की कविता। सुंबल मेरे गांव कैसे हो, मैं तुम्हें सांस सांस करता हूं याद। सुंबल मेरे गांव कैसे हो, मैं तुम्हें सांस सांस करता हूं याद। तुम्हारे बीचों बीच से होकर बहती वितस्ता मेरी शिराओं में बस बहती है। मैं हर रोज तुम्हारे पुल से छलांग मारकर दूर तक तैरता हूं तुम्हारे आंसुओं में। तुम्हारे उदास किनारों पर हम हर शाम, तुम्हारे उदास किनारों पर हर शाम उतरती है मेरी नींद की चिड़िया, जो सपनों में आती है पहाड़ उतरकर यहाँ जम्मू के शरणार्थी कैंपों में, और अपनी पीठ पर ले जाना चाहती हैं हमें अपने छूटे हुए घरों को। सुंबल मेरे गांव, आज मेरे बेटे ने तुम पर लिखी एक कविता, जैसे जेल से एक क्रांतिकारी ने लिखी हो डायरी का एक पन्ना। जैसे जेल से क्रांतिकारी ने लिखा हो डायरी का एक पन्ना। जानते हो उस काली रात में जब भागे थे हम, 4 साल का बच्चा था, वो रात कटती नहीं आज तक। वो रात कटती नहीं आज तक। आज भी खेतों खेतों भाग रही अपनी माँ का हाथ पकड़े, वह पहुंच नहीं पा रहा उस खौफनाक तारीख के बाहर। सुंबल मेरे गांव, तुम पढ़ो मेरे बेटे की कविता। धन्यवाद।